डियर फ्रेंड्स, मैं जी आर बरोलिया, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एम 201, यूनिट 7, शेयर स्ट्रेस इन बीम। ये लेक्चर 3 इसका जो है, ये लेक्चर 3 है। इसके अंदर वही आपके आर्टिकल 7.3 में को कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आई सेक्शन। लेक्चर 2 के अंदर हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखा था और उसके सारे स्टेप्स, जनरल स्टेप्स क्या बनते हैं वो भी हम पढ़ने सीखे थे। वो स्टेप्स अगर हम रेक्टेंगल सेक्शन के बजाय आई सेक्शन के लिए उपयोग करें तो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई सेक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं। देखिए, आई सेक्शन हमारा एक ये दिया हुआ है, इसमें डायमेंशन नहीं दिए हुए हैं, डायमेंशन की जगह नोटेशंस दिए हुए हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है, नाप है डी है, कैपिटल डी, और यहाँ से यहाँ तक का नाप है स्मॉल डी, और यहाँ से यहाँ तक का नाप है कैपिटल बी, और ये जो थिकनेस है वेब थिकनेस, इसको हम वेब बोलते हैं, वेब थिकनेस है, ये टी दे रखा है। अब और ये फ्लेंजेज, देखिए आई सेक्शन में दो पोर्शन होते हैं, फ्लेंज, ये फ्लेंज कहलाती है, और ये वेब कहलाती है। इसको मैं चाहूँ तो वेब लिख सकता हूँ यहाँ पे, WEB वेब, और ये है फ्लेंज, इसको फ्लेंज बोलते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान में होना चाहिए, FLAN फ्लेंज। देखिए, वेब और फ्लेंज, रेक्टेंगल सेक्शन में एक ही तरह का सेक्शन था, अब इसमें दो तरह के रेक्टेंगल हो गए। एक ये रेक्टेंगल थोड़ा अलग तरह का है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई ये कम है, और ये रेक्टेंगल फिर एक अलग तरह का आ गया। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो एरिया, ये जो चौड़ाई जो चेंज हो रही है, तो अब इसमें हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो पहले हमें दो पोर्शन में निकालना पड़ेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, जहाँ पे ये जेड की वैल्यू बी है, ये जेड जो है बराबर है, यानी कि सेक्शन की चौड़ाई बराबर है। जैसे ही चौड़ाई चेंज होती है वैसे ही हमारा सेक्शन दूसरा आ जाता है, तो उसमें हमें फिर से उस इक्वेशन का दोबारा से फिर उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में जिस तरह से इक्वेशन का हमने उपयोग किया था, यहाँ पे हमें दो बार करना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो इक्वेशन होगी वो सेम इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की चौड़ाई बराबर है, इसकी और इसकी चौड़ाई बराबर है, जेड की वैल्यू सेम है। तो अब देखिए, ये इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली हम निकालेंगे। इसमें जब इक्वेशन से निकाल के हम इसको देखेंगे तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिगर इस तरह का बनेगा। देखिए, ये यहाँ पे ये y बराबर d/2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे y की वैल्यू d/2, तो यहाँ पे q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आगे इक्वेशन से निकालेंगे तो q बराबर 0 वैल्यू आ जाएगी ये, और यहाँ पे q बराबर q जो भी कोई वैल्यू आएगी, ये एक वैल्यू यहाँ पे आएगी। फिर बाद में हम दूसरी इसके लिए निकालेंगे, तब यहाँ पे दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू तो जब यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे तो 0 और ये वैल्यू आएगी, और जब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे वेब के लिए तो एक वैल्यू यहाँ और आएगी, जो वैल्यू ये हो जाएगी, एकदम से यहाँ पे बढ़ जाएगी, और दूसरी वैल्यू सेंटर पे आएगी जो अधिकतम है। दिस इज द क्यू मैक्सिमम, ये हमने दिखा रखा है कि ये क्यू मैक्सिमम ये कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू हो रही है कि शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे अधिकतम होते हैं और सरफेस पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। ये बिल्कुल उसका उल्टा है बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होते हैं, और सरफेस पे चाहे ऊपर या नीचे, सरफेस पे चाहे ऊपर या यहाँ पे नीचे, वो अधिकतम होते हैं। तो शियर स्ट्रेस बिल्कुल बेंडिंग स्ट्रेस के का डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल अपोजिट वैल्यूज देते हैं। तो अब देखिए, इस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। इसमें भी वो सारे स्टेप्स हम यूज करेंगे जो रेक्टेंगल के लिए यूज किए थे। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे, देखिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लेंज। पहला है हम फ्लेंज के लिए लेंगे, इसको चाहे तो हम A लगा देते हैं। दो पार्ट में ये प्रॉब्लम होगी, एक फ्लेंज के लिए कैलकुलेशन होगी,
दिस फ्लैंज, फॉर द फ्लैंज, ये फ्लैंज है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेते हैं, तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक प्लेन, कोई भी यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं और कितने y दूरी पर, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक प्लेन ले लिया और इसके लिए हमने इक्वेशन, देखिए क्या इक्वेशन बेसिक इक्वेशन क्या है जो हमें याद रखनी है, Q इज इक्वल टू एफ अपॉन आई जेड इंटू ए वाई बार। यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकाल ली और वाई बार की वैल्यू निकालनी है, ए वाई बार की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे और इसमें हम रख देंगे, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये फ्लैंज के लिए एफ फॉर फ्लैंज, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कैसे आता है, ये हमें एक्सरसाइज यहाँ करके दे, हियर जेड बराबर बी, देखिए यहाँ पे चेक करिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसको जेड दिया हुआ है, इसमें ये जेड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जो कि प्रॉब्लम में हमें दिया बी, तो जेड बराबर बी हो गया, जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। और ए वाई बार हम निकालेंगे, ए वाई बार का मतलब है मोमेंट ऑफ एरिया, कौन से एरिया का, इससे ऊपर ऊपर के एरिया का। ये चीज़ देखिए ध्यान दीजिए कि मोमेंट ऑफ एरिया कौन से एरिया का लेना है, कई बार हम इस पूरे एरिया का ले लेते हैं, वो नहीं लेना है। मोमेंट ऑफ एरिया कौन सा, जो हमने सेक्शन लिया है ये वाला, इससे यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इससे ऊपर ऊपर का एरिया लेना है। अब इससे ऊपर का एरिया कितना है, देखिए एरिया कितना बनता है, d/2 माइनस वाई, ये तो हो गया ये डायमेंशन, और ये हो गया b, ये वाला डायमेंशन। इससे मान ली लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये तो एक डायमेंशन तो हो गया b, और दूसरा डायमेंशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या होगा d/2 माइनस वाई। तो d/2 माइनस वाई, देखिए एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया ए वाई बार लिखना है हमें, तो b इंटू d/2 माइनस वाई, ये एरिया हो गया। एंड ये होगा वाई बार, वाई बार का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की, इस एरिया का CG, इस एरिया का CG कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में होगा, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, वो दूरी होगी देखिए y1 प्लस d/2 माइनस बी का आधा, तो y1 प्लस d/2 माइनस वाई, ये इसका हमने आधा कर लिया, ये हमारा हो गया वाई बार। ये अपन को लिखते हुए कंप्लीट आ जाना चाहिए, ये नहीं आता है तो इस तरह की प्रॉब्लम हम नहीं कर पाएंगे, खाली ये इक्वेशन लिख देंगे, इसमें ए वाई बार नहीं निकाल पाएंगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये ए वाई बार लिखना बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये किस तरह से लिखते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, एरिया है, कौन सा एरिया, इससे ऊपर का एरिया कैसे होगा, b इंटू ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होगी d/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस वाई, तो ये b इंटू d/2 माइनस वाई, ये एरिया हो गया। और CG सेंटर ऑफ वाई बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, दोबारा से समझ लीजिएगा, y देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में, तो ये दूरी न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ वाले पॉइंट की दूरी कितनी होगी, y प्लस d/2 माइनस बी का आधा, तो y प्लस d/2 माइनस वाई का आधा हो गया, 1/2 से गुना कर दिया इसको तो आधा हो गया, और ये y बार हो गया। ये हमने ए वाई बार लिख दिया, ये हमने इक्वेशन लिखी। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, तो देखिए b इंटू d/2 माइनस वाई, ये तो वैसे का वैसे आ गया। इसको हमने खोल दिया, इसको खोला तो ये देखिए कुछ जो है प्लस माइनस होकर के y में से y/2 माइनस होकर के प्लस y हो गया, ये तो ये इस तरह से ये d/2 प्लस वाई का आधा ये आ गया। अब ये देखिए ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कहने का मतलब। तो इससे हमने ये लिख दिया, ये b/2 d/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a माइनस वाई। ये मेन चीज़ है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दी, तो हमारे को यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये देखिए, अब पुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड ए वाई बार, जेड ये है, ए वाई बार ये है, कौन सी किस में, इस इक्वेशन में रखेंगे,
ये इक्वेशन मतलब यही इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रखें तो इसमें वैल्यू रखिए, देखिए एफ अपॉन आई बी रख दिया, और क्यू को क्यू एफ लिख दिया, एफ फॉर फ्लैंज, ये फ्लैंज है इसलिए हमने इसको एफ, क्यू को एफ दे दिया, एफ अपॉन आई जेड, ये जेड की जगह बी हो गया, ये बी हो गया, और बी बाई टू, ये देखिए अब ये इसकी जगह यानी इसकी जगह ये रख दीजिएगा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, ये वैल्यू यहाँ रख दी, बी बाई टू इंटू डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फ्लैंज के लिए। अब फ्लैंज के लिए इसको, और इसने थोड़ा बी से बी कट गया, ये बी से बी कट रहा है, 1 एफ अपॉन 2 आई डी स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया पैराबोलिक इक्वेशन। ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, ये किसके लिए आई, ये इस फ्लैंज के लिए आ गई। फ्लैंज में मतलब यहाँ से यहाँ तक, अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक का बाकी है, ये बाद में निकालेंगे। तो इससे हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वैल्यू यहाँ पे और एक यहाँ पे। दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू डी बाई टू, यहाँ डी बाई टू होगा, और इस साइड में निकालेंगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी निकाल सकते हैं, ये सेम वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो y इज इक्वल टू डी बाई टू रखेंगे प्लस माइनस डी बाई टू, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। द वैल्यू the variation of the flange is parabolic and gives y is equal to d by 2 qf is equal to 0। इसमें हमने एक हम और लिख सकते हैं and y is equal to माइनस डी बाई टू, अगर ये रखेंगे तो भी हमारे पास qf इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये भी यहीं निकाल लेना चाहिए, दोनों नीचे का भी कैलकुलेशन हम यहीं से कर लेते हैं। देन एट द जंक्शन विद द वेव y इज इक्वल टू डी बाई टू, इसमें भी प्लस माइनस दोनों जगह हम निकाल सकते हैं। जंक्शन पे, जंक्शन वाला पॉइंट का मतलब है जंक्शन, ये तो आउटर पॉइंट हो गया एट y इज इक्वल टू डी बाई टू पर, डी बाई टू यस कैपिटल डी बाई टू होगा, यहाँ पे दो वैल्यू निकाल ली, और जंक्शन ये वाला दिस जंक्शन, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये जंक्शन पे दो पॉइंट बनते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट है, दोनों एक ही सीट में आते हैं। तो यहाँ पे ये जंक्शन है वेव और फ्लैंज का, दोनों का जंक्शन है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई टू, y इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई टू, देखिए स्मॉल डी बाई टू एंड दो वैल्यू लिख देते हैं, एंड माइनस डी स्मॉल डी बाई टू, ये नीचे वाले पॉइंट के लिए, ऊपर वाले पॉइंट के लिए। अगर ये वैल्यूज हम रखते हैं इसमें तो देख लीजिएगा, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये यहाँ पे रख दिया हमने डी बाई टू यहाँ पे, तो हमारे पास क्यू एफ बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, और ये कोई जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमारे को डी और डी की वैल्यू हो तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितनी वैल्यू आएगी। मान लिया ये वैल्यू जितने भी आती है उसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया, ये 0 वैल्यू है और ये इतनी वैल्यू है, और इसको पैराबोलिक मिला दिया। इसी तरह से नीचे वाला भी सेम, ये 0 वैल्यू और इसके बराबर की वैल्यू, तो इसको पैराबोलिक मिला दिया। तो ये इस फ्लैंज में यहाँ से यहाँ तक और ऊपर वाली फ्लैंज में यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बाकी रह गया यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हम देखिए हमारे पास, इसको मैं बी दे देता हूँ, ये देखिए बी पार्ट, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेब ऑफ द आई सेक्शन। अब वेब में आ जाते हैं, ये वाला वेब, दिस इज द वेब, ये इसमें यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की थ्योरी लगेगी लेकिन इससे थोड़ी वैल्यूज अलग आ जाएगी क्योंकि बी की वैल्यू चेंज हो गई, बी की जगह अब ये टी हो गया, हमारे यहाँ छोटा हो गया, कम वैल्यू कम हो गई, जेड की वैल्यू चेंज हो गई, आई मीन जेड इज इक्वल टू टी हो गया। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास हुई होगी क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन है, बेसिक इक्वेशन लिख दी हियर, जेड इज इक्वल टू टी। देखिए मेथड रिपीट हो रहा है, जो अभी अपन ने किया था ऊपर वो का वो हो रहा है, खाली वैल्यू चेंज हो रही, तरीका वो का हुआ। अब ए वाई बार निकालना है, ए वाई बार हमें निकालना है
तो अब ए वाई बार के लिए हम देखिए यहाँ पे कहीं हमारा वाई यहाँ नहीं होकर के अब हम वाई को यहाँ मानेंगे, यहाँ कहीं हमारा वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसके और इसके बीच में वाई होना चाहिए। और इससे ऊपर ऊपर वाला एरिया, उसका वो एरिया, उसका मोमेंट लिखना है जो ए वाई बार। अब वो कैसे लिखते हैं ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। देखिए ए वाई बार बराबर हो जाएगा, ये फिगर से ही निकाला जाएगा, ए वाई बार। इससे ऊपर देखिए पहले ये एरिया ले लीजिएगा, ये आप टोटल ये वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय इसका सी जी यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी बाई टू माइनस डी बाई टू। ये डी बाई टू माइनस छोटा बड़ा डी बाई टू माइनस छोटा डी बाई टू, ये डायमेंशन हो गई। और बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ये एरिया हो गया। देखिए बी इंटू डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ये एरिया हो गया ऊपर वाले रेक्टेंगल का। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी देखिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ नहीं, यहाँ देखिएगा पहले, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा y प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू का आधा। जो तरीका हमने पहले काम में लिया वैसा का उसी तरीके से लिखना है। यहाँ हम समझ सकते हैं, एरिया लिख लिया, उसके बाद में सी जी की दूरी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके और इसके बीच में होगा। तो इसके और इसके बीच का मतलब डी बाई टू माइनस डी बाई टू का आधा प्लस वाई, ये नहीं प्लस डी बाई टू, ये वाला डी बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू का आधा। इसमें इस तरह से हम ये उसी तरह से हम ये जो है y प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू का आधा ये हम लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट देखिएगा जो नीचे बचा हुआ एरिया है वो एरिया कितना बचता है, प्लस डी बाई टू माइनस वाई। ये छोटे वाले से इसका ये इस y के ऊपर जो ये एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके और इसके बीच में होगा। तो जिस तरीके से पहले लिखा, यानी कि y पहले तो इसका एरिया लिखिएगा, एरिया तो क्या हो जाएगा टी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, टी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, ये तो एरिया हो गया। और y प्लस डी बाई टू माइनस वाई का आधा, y प्लस डी बाई टू माइनस वाई का आधा, ये इसमें ऐड हो गया। तो ये एक तरीका है मतलब y बार लिखने का। एरिया लिख के फिर y बार लिख करके इसमें इस तरह, यहाँ पे दो टर्म में आ रहा है, एक पोर्शन ये है, दूसरा ये है। ये ऊपर वाले एरिया का है, ये नीचे वाले का एरिया का है। तो ये ए वाई बार हो गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आता है ये, जैसा पहले किया था उसी तरीके से ये भी सोल्व होगा। इसको खोलेंगे और उसमें से कुछ टर्म कट जाएगी और ये टर्म बच जाएगी, और इसी तरह से इसको भी खोलेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। और इसको फिर फर्दर आगे खोलने पर हमारे पास फाइनल जो टर्म आती ए वाई बार इजिकल टू बी बाई एट इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टी बाई एट इंटू डी स्क्वायर माइनस 4y²। ये ए वाई बार की वैल्यू आ गई। यहाँ सोल्व कर सकते हैं यार, या यहाँ भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ रुक जाए तो भी हमारे वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें जो इक्वेशन हमारी है ये, इसके अंदर हम z इजिकल टू टी और ए वाई बार इजिकल टू ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो हम फाइनली प्राप्त क्यू डब्ल्यू इसलिए लिखा एफ की जगह, वो फ्लेंज के लिए था, ये वेब के लिए इसलिए इसको डब्ल्यू फॉर वेब, इसलिए क्यू डब्ल्यू इजिकल टू एफ अपॉन आई टी इंटू ये वाली टर्म। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसको हाईलाइट कर लिया हमने, इसको ब्रैकेट इसमें बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर दिया। और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वेब के लिए। अब वेब के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी इक्वेशन हमारी ये है, ये वाली। इसको हम शियर स्ट्रेस एट जंक्शन, अब जंक्शन पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, यानी कि y इजिकल टू वाई डी बाई टू और माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस दोनों वैल्यू, एक बार
प्लस लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, माइनस लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दोनों ही बराबर वैल्यू आएगी। ये लिखने पर ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी इतनी, इससे थोड़ी बढ़ के वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी, और इधर निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्यू डब्ल्यू बराबर ये एक वैल्यू ये आ गई। और दिस गिव्स, इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू ये इस तरह से क्यू एफ की टर्म में इसको देखें, अगर हम तुलना करें क्यू एफ जो हमने पहले निकाला था पिछले वाले उस पर निकाला था क्यू एफ, दिस वैल्यू ये क्यू एफ से अगर तुलना करें तो क्यू वेब में जो आया वो b/t टाइम्स ज़्यादा आया, यानी कि b/t ये इसका जितना स्टेपिंग है उसी रेशो में, जितना ये जैसे ये एकदम से जो ये b एकदम से जितना कम हुआ, कहाँ कम हुआ, यहाँ तो b कम हो गया, तो जैसे ही b कम हुआ वैसे ही शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये z का वेरिएशन है, z जहाँ पे कम हो जाता है वहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में सेंटर पे मैक्सिमम होते हैं, तो सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। देखिए नेक्स्ट आगे जो हम बढ़ेंगे आगे इसमें एट द जंक्शन द शियर स्ट्रेस इन द वेव सब्सटीट्यूटिंग सडनली increased by b/t times of the shear stress in the फ्लेंज के कंपैरिजन में एकदम से b/t टाइम्स बढ़ जाता है। नाउ द शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, अब आ जाता है लास्ट पॉइंट आपका न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे हमने 5 पॉइंट पे हमने निकाला है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट पे हमने निकाला था पहली वाली इक्वेशन पे, 1 और 2 प्लस माइनस वैल्यू लेते ही डबल हो जाती है वैल्यू, तो 1 2 3 और 4 ये 4 वैल्यू निकाली है। ये चौथी वैल्यू सेंटर में आ गई, और 1 2 3 वैल्यू ऊपर निकाली, 1 2 3 वैल्यू नीचे आ जाएगी, और चौथी वैल्यू ये है। तो अब ये वैल्यू निकालेंगे कि शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, y = 0, ये सब जानते हैं, ये नहीं जानते तो भी हमें ये याद रखना पड़ता है। न्यूट्रल एक्सिस दिमाग में आते ही y = 0, देन QW = F/8I। ये वाली इक्वेशन हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी बेसिक इक्वेशन हमने निकाली थी उसी में हम वैल्यू लिख रहे हैं। ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसमें y = 0 रख रहे हैं, y = 0 रखते ही ये टर्म 0 हो जाती है, और ये टर्म 0 होते ही हमारे पास जो इक्वेशन आती है देखिए QW कहाँ पे, y = 0 पे, न्यूट्रल एक्सिस पे ये वैल्यू आती है, ये एक 0 है, और दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो QW मैक्सिमम = ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज निकाल करके इनको पैराबोलिक मिलाएं। ये फिगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर ठीक इसके राइट साइड में ऐसे इसी ऊंचाई पे बनाया जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस दोनों का कॉमन होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस कॉमन रखते हुए यहाँ इस तरह से बनाया जाता है, सभी आप बुक्स में देखेंगे तो वो भी इसी तरह से बनता है। तो इस प्रकार से हम ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज अक्सर एग्जाम में आती है। इस तरह का आपको सेक्शन दे दिया जाता है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेंगे कि भाई इस, या सिंपल यही कह देंगे कि भाई आपको आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो उसमें आपको ये भी बनाना है और ये वैल्यूज भी निकालने, बिल्कुल ये कि ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको इस तरह का फिगर दे करके ये वैल्यूज दे देते हैं तो भी आपको सारे यही करना है, और उसमें ये वैल्यू रखते हुए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये तो 0 आएगी, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालते हुए ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है कि क्या आएगा। थैंक यू वेरी मच।